जितना भी जीव दुनिया में होता है सब किससे बना हुआ होता है? सारा कोशिका से बना हुआ होता है ना। और कोशिका क्या होता है? हमारे शरीर का या जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। समझाने के रूप में हम ले सकते हैं कि कोई भी अगर घर बना हुआ होता है तो ईंटा से बना हुआ होता है। ईंटा उस घर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब क्या है? एक क्या वो संरचना प्रोवाइड करते हैं या संरचना बनाने में मदद करता है। प्रत्येक कोशिका का एक संरचना होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम देख के पहचान जाते हैं कि ये कोशिका है। अगर वो उसका संरचना नहीं होता तो हम उसको पता मतलब हम बोल ही नहीं पाते, है ना। और प्रत्येक कोशिका का कार्य भी होता है, जैसे कि हमारे आंख का जो कोशिका है वो देखने का कार्य करता है, हमारे कान का कोशिका जो है वो सुनने का कार्य करता है, हमारे जो माने टंग का जो कोशिका है वो स्वाद लेने का कार्य करता है। तो प्रत्येक कोशिका का कुछ ना कुछ कार्य होता है ना। जैसे कि ईंटा का भी, ईंटा अगर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसका शेप होता है कि वो चारकोनी होता है, और वो क्या करता है एक घर को माने स्टेबल करने के लिए, माने सोचो कि बनाए रखने के लिए एक क्या होता है क्रिया करता है या कार्य करता है ना जी। तो उसी तरह हम बोल सकते हैं जितना भी जीव है उसका शरीर जो बना हुआ होता है वो कोशिका से बना हुआ होता है। तो कोशिका का अध्ययन जो करेंगे उसका संरचना के बारे में या उसका फंक्शन के बारे में, वो सारा क्या होता है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं जितना भी देखो जितना भी कोशिका है ना, जितना भी जीव बने होते हैं सारा कोशिका से बना हुआ होता है। लेकिन कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कितना में? 1665 ईस्वी में किया था, है ना, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इसने सबसे पहले तो देखा था, लेकिन जीवित कोशिका को नहीं देखा था। उसने देखा था मृत कोशिका को देखा था, मतलब एक कॉर का टुकड़ा लिया था और उसको माइक्रोस्कोप में देखा था। और देखा था तो उसके माने उसको क्या दिखा था कि एक मधुमक्खी के छत्ता के संरचना जैसा उसको दिखाई दिया। माने मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसका जो एक एक घर बना हुआ होता है जैसे मधुमक्खी का, उसके जैसा संरचना दिखा। और उसने उसका नाम सेल दिया। सेल मतलब होता है छोटा कमरा, है ना। उसी से क्या किया, उसका नाम सेल नाम दिया, है ना। तो सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। लेकिन जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले लीवनहॉक ने किया था। किसने किया था? लीवनहॉक बोल के एक साइंटिस्ट था, उसने किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। जीवित कोशिका का खोज तो क्या? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का मतलब होता है कि कोशिका बने कैसे होता है, कोशिका क्या चीज करता है, ये सारा चीज के बारे में सिल्डन और सॉन ने बताया था कि कोशिका जो होता है जितना भी जीव है उसका मौलिक इकाई होता है, इसी से मिलकर बना हुआ होता है। कोई भी कोशिका माने कोई भी जीव जो है वो कोशिका से बना हुआ होता है। ये सारा ये सब माने ये जो बताया था किसने बताया था? सिल्डन और सॉन ने बताया था। लेकिन इसने बता ही नहीं पाया था कि जो कोशिका है वो कैसे आया, है ना, कोशिका बनते कैसे हैं वो बता नहीं पाया। लेकिन एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम रुडोल्फ वर्चो बोल के था। उसने क्या बताया कि जो माने कोशिका है वो पहले से मौजूद कोशिका से ही नया कोशिका बनता है। लेकिन नया कोशिका माने कैसे बनता है किसने नहीं बता पाया था, वो बता नहीं पाया था। किसने? तुम्हारा सिल्डन और सॉन ने नहीं बता पाया था। किसने बताया था? तो रुडोल्फ वर्चो बोल के एक साइंटिस्ट था, इसने बताया था कि नया कोशिका जो बनता है वो पहले से मौजूद कोशिका से बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कोशिका का कोशिका के बारे में जान गए कि कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका जो होता है जितना भी जीव बने हुए होते हैं कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद कोशिका के सिद्धांत दिया था सबसे पहले किसने दिया था? वो दिया था तुम्हारा सिल्डन और सॉन ने दिया था। तो साइंटिस्ट थे जिसने कोशिका के सिद्धांत दिया था कि कोशिका से जितना भी जीव बने हुए होते वो कोशिका से बना हुआ होता है, कोशिका के अंदर ही सारा कार्य होता है। इस सिल्डन और सॉन ने इसके बारे में बताया था। लेकिन कोशिका सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन कोशिका कैसे बनता है
नया कोशिका कैसे बनता है उसके बारे में बता ही नहीं पाया था, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम रुडोल्फ वर्चो था, उसने बताया कि पहले से मौजूद कोशिका से ही नया कोशिका बनता है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद कोशिका का आकार, है ना, जितना भी कोशिका है सब एक जैसा आकार का तो नहीं होता ना, होता है जी, नहीं होता है, सबका अलग अलग आकार होता है। तंत्रिका कोशिका कैसे होता है, इस तरह से होता है ना जी, है ना। अंडा कोशिका कैसे होता है, तुम्हारा गोल होता है ना, या ओवल हम बोल सकते हैं, अंडाकार होता है ना। कोई कोशिका एक जैसा नहीं होता है, कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई गोल होता है, तो अलग अलग तुम्हारा क्या होता है, आकार का होता है। तो खैर हम आकार के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन उसका लंबाई चौड़ाई भी जो होता है ना वो अलग अलग प्रकार के होता है। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, ऑस्ट्रिच, है ना। वो पता है तुम्हारा कितना सेंटीमीटर में होता है, 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, इसका लगभग इतना होता है। तो इतना बड़ा 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर तुम्हारा देखोगे, तुम्हारा जो स्केल में देखोगे तो इतना करीब बड़ा होगा, है ना, इतने के करीब बड़ा होगा, है ना। और वो एक ही कोशिका है ना। और वो जो अंडा जो ले करता है शुतुरमुर्ग, वो फर्टिलाइज्ड है। हाँ, हम अगर बोलते हैं कि नहीं ये अगर बिना फर्टिलाइज का हो तो क्या बोलेंगे, आधा कोशिका बोलेंगे, क्योंकि आधा का मतलब यहाँ बायोलॉजी में क्या है कि एन, है ना, हैप्लॉइड होगा। और ये डिप्लॉइड कब बनता है, जब जो पुरुष होता है या मेल का जो गैमिट्स होता है, गैमिट्स मतलब स्पर्म्स आता है और उस माने ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है, तब जाके ये जाइगोट बनता है। ये जाइगोट क्या है, फुल एकदम सेल होता है, 2n होता है। तो खैर यहाँ पे जो है ऑस्ट्रिच अंडा देगी तो वो फर्टिलाइज्ड अंडा होता है, मतलब निषेचित अंडा होता है, उससे क्या होगा, बच्चा होगा। तो वो सेल कितने आकार का होगा, 15 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर, है ना जी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और दूसरी बात है, सबसे छोटा कोशिका जो होता है ना वो माइकोप्लाज्म होता है ना। वो माइकोप्लाज्म बोल के एक जीव होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है ना, जो मोनेरा किंगडम में पढ़ोगे तुम लोग क्लास 9th में ही, और 11th में भी मोनेरा किंगडम है क्लासिफिकेशन जिसमें, है ना, या विविधता जो है क्लास 9th में, उसमें हम पढ़ाएंगे कि जो माइकोप्लाज्म के बारे में, वायरस के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में, या हम पढ़ाएंगे मोनेरा किंगडम बैक्टीरिया के बारे में, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, है ना। उसके बाद तुम्हारा हो गया माइकोप्लाज्म, साइनोबैक्टीरिया वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे, है ना। तो खैर यहाँ पे हो गया, सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्म, जिसका होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर, जिसको हमको देखने के लिए ना माइक्रोस्कोप का उपयोग करना होगा। नॉर्मली हम देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए क्या करना होगा, माइक्रोस्कोप का उपयोग करना होगा, है ना। आते हैं, मनुष्य का अंड कोशिका जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है, इतना छोटा होता है। वो छोटा होता है होने का रीजन है, देखो एक्चुअली जो बाहर अंडा निकलता है जिस माने जीव का, वो अंडा ले करता है, मतलब अंडा देती है जो, है ना, उसको बड़ा होने का जरूरत होता है, क्योंकि उसका बच्चा भी जो होगा, जो एम्ब्रायो होगा, है ना, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो में बदलेगा, तो उसी अंडा के अंदर ही होता है ना। उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है, मतलब पोषक तत्व भी चाहिए होता है, किसको, उस अंडा के अंदर जो बच्चा होगा, क्योंकि जो पक्षी या जो जीव अंडा देती है और बाहर उसका बच्चा होता है उस अंडे से, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन उसी अंडा के अंदर रहना चाहिए तभी ना होगा। तो इस अंडे को थोड़ा आकार में अगर बड़ा नहीं होगा तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, है ना, क्योंकि वो बढ़ रहा होगा। जैसे मुर्गी का बच्चा कम से कम 20 दिन तक लगता है उसको बड़ा होने में, है ना, एम्ब्रायो से वो क्या होता है, एक चूजा निकलने तक उसको 20 दिन का करीब टाइम लगता है। तो उस 20 दिन में वो जाइगोट छोटा एक कोशिका से बहुत सारा कोशिका का एक मुर्गी का बच्चा बनता है। तो उसको बनने के लिए उसे पोषक तत्व का जरूरत है, खाना पीना का जरूरत है, तो कहाँ से मिलेगा, उसी अंडा में रहता है। इसी वजह से देखोगे पीला टाइप का जो रहता है ना, योक जिसे बोला जाता है ना, पीला टाइप का जो खाते हो हम लोग, अंडा बना के, अंडा भुर्जी का हो या जो भी है, पीला टाइप का जो टेस्टी वाला चीज होता है ना, वो खाते हो ना, तो वो पीला वाला ही हिस्सा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिटिव होता है। वो क्या करता है, उससे उस मुर्गी का जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है उससे मिल जाता है न्यूट्रिशन। अब हम लोग का अंडा क्यों नहीं बड़ा होता है, या ह्यूमंस का या मैमल्स का, है ना,
क्योंकि ये जो होता है, इसका जो बच्चा होता है यूटेरस में होता है, गर्भाशय में होता है। अब उस बच्चे को उस अंडा से उसको न्यूट्रिशन का जरूरत ही नहीं पड़ता है। जैसे ही फर्टिलाइज होगा वो जाइगोट में बदलेगा, जाइगोट से तुम्हारा डिवीजन क्लीवेज होगा, है ना। उसके बाद तुम्हारा 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 8 से लेकर 16 सेल का स्टेज को हम मोरूला बोलते हैं। फिर फर्दर डिवीजन होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर जाके इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मतलब होता है कि गर्भाशय के दीवार में जाके चिपक जाता है, चिपकेगा। अब वो बड़ा होता है। अब चिपकने के बाद क्या होता है, कोरियोनिक वेली बनता है। कोरियोनिक वेली मतलब ट्रोफोप्लाज्म बोला जाता है ना, वो क्या होता है, कोरियोनिक वेली बनाता है। और यूटेरस मतलब गर्भाशय के दीवार में इसे उंगली जैसा संरचना बन के टच हो जाता है, और धीरे धीरे ये प्लेसेंटा में बदल जाता है। कोरियोनिक वेली और गर्भाशय के दीवार किस में बदल जाता है, तुम्हारा बदल जाता है प्लेसेंटा। और यही प्लेसेंटा माँ के खून से बच्चे को न्यूट्रिशन पहुंचाने का कार्य करता है ना। डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड नहीं आ जाता है, ब्लड से न्यूट्रिशन बच्चों में आ जाता है। और जितना भी बेकार चीज है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वगैरह, वो बच्चे से फिर माँ के ब्लड में चला जाता है ना। तो इसी तरह से तो यहाँ पे बच्चे को न्यूट्रिशन माँ से मिला, ना कि उस अंडे से। इसी वजह से जो ह्यूमंस वगैरह होता है या मैमल्स होता है, उसका अंडा का उतना जरूरत नहीं होता, बड़ा का माइक्रो होता है, एकदम छोटा होता है। इसीलिए उसमें क्या होता है, छोटा होने का रीजन यही है कि उसका अंडा छोटा होता है ना। तो समझ में है, ये सारा चीज है। तो हम बेसिकली बेसिक चीज जो 9th क्लास में पूछा जाता है कि इसका खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। ये पूछा जा सकता है ना। कोशिका किसे कहते हैं, तो ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। क्योंकि कितना भी जीव, जो जितना भी जीव है ना, सब कोशिका क्या करता है, संरचना होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, वो मिल मिल के फिर हमारे एक बॉडी का रूप। अब हम अमीबा कैसे पहचानेंगे, चलो हम ईस्ट कैसे पहचानेंगे, ईस्ट है तो हम समझेंगे इसका स्ट्रक्चर जैसे ऐसे करके रहेगा, इस तरह से रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये ईस्ट है ना। तो इसका एक संरचना है, तभी ना ये भी एक कोशिका का ही है। तो भी हम पता चल गया कि हाँ इस तरह से दिखने वाला क्या है, या बैक्टीरिया का होगा या जो, तो उसका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हमारे भी प्रत्येक जगह का कोशिका का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है ना, स्ट्रक्चर होता है। और प्रत्येक का कार्य होगा इसके अंदर तुम्हारा, आगे हम बताएंगे जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बताएंगे। तो प्रत्येक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसो अगर यूकैरियोटिक है तो लाइसोसोम होगा, प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या जो भी है। तो ये सारा अपना अपना कार्य करता है। कोई प्रोटीन बनाता है तो कोई किचु बनाता है। तो सेल काम कर रहा है ना, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलता है, मतलब उपचाय क्रियाएं चलते रहता है ना। तो यही सारा चीज है जो इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, कि सेल क्या है, सेल के अंदर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसका फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर, है ना। तो साइटोलॉजी वही चीज है कि सेल के बारे में अध्ययन करना, है ना। तो ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। तो तुम लोग इसको लिख सकते हो। तो सेल के बारे में हम समझ गए, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में बता देते हैं। एक कोशिकीय जीव होता है वैसा जीव जो एक ही कोशिका से बना हुआ हो, उसे हम एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। जैसे अमीबा हो गया, है ना, पैरामेसियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ईस्ट हो गया। ये सारा जीव क्या है, एक ही कोशिका से बना हुआ होता है ना। और उसी एक कोशिका के अंदर उसका सोचो रिप्रोडक्शन भी होता है। वो एक ही कोशिका के अंदर उत्सर्जन भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि सब तरह का उपचाय क्रिया या हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी या बायोकेमिकल प्रोसेस जो उसके उस सेल के अंदर होता है, एक ही सेल के अंदर सारा प्रोसेस होता होगा या होता है ना। तो हम उस प्रकार का सेल या उस प्रकार से एक ही कोशिका से बने सेल वाला माने जीव को बोलेंगे एक कोशिकीय जीव बोलेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फिर बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, वैसा जीव जो बहुत सारा, एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना हुआ हो। जैसे हम लोग, हमारे में बहुत सारा कोशिका है और हमारा इतना बड़ा शरीर को चलाने के लिए क्या करता है कोशिका, फिर क्या होता है एक जगह कलेक्ट करके एक ही जैसा कार्य करता है, तो हम उसको ऊतक बोलते हैं। संगठित होके कोशिका एक जैसा कार्य करने वाला कोशिका संगठित होता है, या हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल
या हम बोलेंगे कोशिका का समूह को हम क्या बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे। ऊतक का निर्माण करते हैं, बहुत सारा ऊतक मिलके फिर क्या बोलते हैं, अंग का निर्माण करते हैं, फिर अंग तंत्र। तो इतना बड़ा शरीर जो बना हुआ होता है तो एक से अधिक कोशिका से बना हुआ होता है। हम लोग हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, जितना भी जीव है देखते हो हमारे आसपास जो एक से अधिक कोशिका से बना होता है। एक मधुमक्खी भी एक से अधिक कोशिका से बना हुआ होता है ना। तो एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव में यही अंतर है। अगर लिखना हो तो लिख सकते हो कि वैसा जीव जो एक ही कोशिका से बना हुआ हो उसे एक कोशिकीय जीव बोलेंगे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, है ना। बहुकोश के जीव वैसा जीव जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना हुआ हो, है ना, उसे हम बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। बस इतना जान गए हो, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में हम अंतर बोल दिए। अब लिखना है तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जो जीव होता है ना उसके शरीर में जो कोशिका हो सकता है, दो तरह का हो सकता है कोशिका, है ना। जो भी जीव बने हुए होते हैं दो तरह का कोशिका का संरचना हो सकता है। एक तो होता है, हो सकता है कि तुम्हारा प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब हमारे दिमाग में ऐसा आ रहा होगा ये प्रोकैरियोटिक क्या है, अब तो हम समझ रहे थे कि कोशिका कोशिका कोशिका, लेकिन अब हमको समझना है कि नहीं, हमारा जो इतना इतना माने बड़ा जहान में या संसार में बहुत सारा जीव ऐसा भी है जो प्रोकैरियोटिक भी है। बहुत सारा, ज्यादातर तो यूकैरियोटिक होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी जीव है जो प्रोकैरियोटिक होता है। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे होता है, तो आते हैं, हम बता रहे हैं ना। तो वैसा कोशिका जिसमें क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। तो पहले तो जो प्रोकैरियोटिक में होगा ये छोटा आकार का कोशिका होता है। और ऐसे भी समझ में आता है प्रोकैरियोट मतलब प्रो माने पहला, ऐसा कोशिका जो है जो एकदम छोटा आकार का होगा, है ना। और पहला कोशिका मतलब जब पहले ऐसे बोलो हम लोग पहले आए ना, एक कोश के जीव आया होगा, एक कोश के जीव आया होगा। ऐसे भी हम आगे पढ़ाएंगे जब तुम्हारा क्लासिफिकेशन, तब बताएंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिकली क्लासिफिकेशन बताएंगे, है ना। इसमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव माने एक जीवों का विकास हुआ, मतलब जीवों का विकास होने के बाद धीरे 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 विकास जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे डेवलप वाला क्या हुआ, जीव का निर्माण हुआ, है ना। तो पहले प्रोकैरियोटिक वाला कोशिका आया होगा, प्रोकैरियोटिक, है ना। तो खैर वो आप बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटा आकार का होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, बड़े आकार का होगा, है ना। दूसरी बात है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें ट्रू न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता है। तो अब क्या होता है इसके जगह पे, हाँ हम बोल रहे हैं ना, हम तो है बताने के लिए ना। तो उसके जगह पे क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड, है ना। इसका जो केंद्रक है उसे हम केंद्रक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केंद्र माने क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड्स बोलेंगे। और इस न्यूक्लियोइड्स के अंदर ही तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक क्या मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए वगैरह होता है, जो हम आगे न्यूक्लियस जब पढ़ाएंगे तब हम डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, है ना। तो अभी हम जानते हैं कि इसका डीएनए जो होता है वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, गोल करके होगा, है ना। क्या होगा, सर्कुलर होगा। लेकिन जो है इसका यूकैरियोटिक का क्या होता है, इसका लीनियर होता है, लंबा होता है। क्या होता है, लंबा। वाटसन एंड क्रिक का अगर डीएनए मॉडल देखोगे तो वो लंबा करके छापा है ना। तो आगे हम बोले ना कि जब न्यूक्लियस पढ़ाएंगे तब डीएनए और आरएनए के बारे में हम बताएंगे। तो अभी हम जानते हैं कि लीनियर डीएनए किसका होता है, तुम्हारा यूकैरियोटिक कोशिका का होता है, और प्रोकैरियोटिक का होता है सर्कुलर डीएनए होता है। अब दूसरा क्या है कि इसका जो न्यूक्लियोइड्स है इसमें झिल्ली नहीं होता है, ये झिल्ली से ढका हुआ नहीं होता है, घिरा हुआ नहीं होता है। झिल्ली क्या है, सोचो कि हमारा जो चमड़ा है वो झिल्ली है, कवर। नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, कवर, जिससे ढका हुआ रहता है ना। अब सोचो कि मेरा चमड़ा उतार दो तो पता कर पाओगे कि नहीं आंसर कौन है, नहीं ना। तो यही चीज है कि इसमें क्या होता है, इस वाला में झिल्ली नहीं होता है और इसका समझ में ही नहीं आता है पूरे तरह से, है ना। इसी वजह से इसका जो न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। दूसरी बात है इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें झिल्ली होता है, जिसको केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं, नहीं तो हम क्या बोले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं अंग्रेजी में,
है ना। केंद्रक झिल्ली पूरा घेर के रखता है। जो हमारा केंद्रक होगा ना यूकैरियोटिक का, वो डबल मेम्ब्रेन होगा। जब हम केंद्रक बताएंगे तब हम बताएंगे कि कितना मेम्ब्रेन का होता है। डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, और उसी के अंदर तुम्हारा डीएनए वगैरह उसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, माँ बाप का गुण होता है। जेनेटिक मटेरियल माने आनुवांशिक, माने जो सूचना होता है या आनुवांशिक पदार्थ उसी न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, जो डीएनए के रूप में डीएनए होता है ना। आते हैं आगे, दूसरा क्या है, इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, इसमें कोशिका अंगक नहीं होता है। हम नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें झिल्ली युक्त कोई अंगक होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। कोशिका अंगक किस में होता है, यूकैरियोट में होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है ना जी। और इसके अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस भी समझ में आता है क्योंकि इसमें झिल्ली युक्त न्यूक्लियस होता है। दूसरा है क्या, इसके अंदर तुम्हारा गोल्जी काय होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो आगे हम एक एक करके कोशिका अंगक के बारे में बताएंगे। जो किसमें होता है कोशिका अंगक, तुम्हारा इसमें होता है, यूकैरियोट में होता है। प्रोकैरियोट में कोशिका अंगक नहीं होता है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं होता है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होता है। कोशिका अंगक क्या है हम बता दिए, आगे बताएंगे कोशिका अंगक क्या होता है वो भी हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। हम धीरे धीरे सारा चीज बताएंगे। क्लास करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास करोगे तभी ना समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज दूसरों चीज से रिलेटेड है। अब बोलोगे कि हम ये चीज नहीं पढ़ेंगे और दूसरा चीज पढ़ेंगे, तो हम बार बार तो एक चीज तो नहीं बताएंगे ना कि हाँ कोशिका अंगक क्या है, क्योंकि तुम इस चीज को पढ़ के जाओगे तब ना समझ में आएगा। हम वहां पे कोशिका अंगक बोलेंगे, अरे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंगक है ना, तब समझ में आएगा ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो विभाजन होता है, ये सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। ये बडिंग होगा, नहीं तो फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब होता है विखंडन द्वारा इसका सेल डिवीजन होगा। लेकिन इसमें क्या होगा तुम्हारा, इसमें माइटोसिस और मियोसिस, अर्धसूत्री और समसूत्री। माइटोसिस को बोला जाता है समसूत्री और अर्धसूत्री बोला जाता है मियोसिस। अर्धसूत्री और माने समसूत्री में क्या अंतर है, माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है। माइटोसिस में क्या होता है कि इसमें जो कोशिका विभाजन होता है तो इसका जो है आधा हो जाता है, मतलब इसका जो अगर 2n है, क्रोमोजोम आधा हो जाता है, मतलब गुणसूत्र आधा हो जाता है मियोसिस में। अगर 46 है, हमारा क्रोमोजोम कितना है, 46 होता है। 46 मतलब 23 पेयर में, जोड़ा में कितना होता है, 23 जोड़ा होता है। लेकिन अगर नंबर में बोला जाए तो 46 होता है। तो जब इसका डिवीजन होगा मियोसिस, तो क्या होगा, 2 कोशिका बनेगा, लेकिन एक में 23 दूसरा में 23, मतलब आधा आधा होके हो जाएगा। लेकिन माइटोसिस में क्या है, 2 कोशिका बन रहा है, लेकिन इसमें जो गुणसूत्र है दोनों में समान रूप से होगा। मतलब यहां पे हम दिखा रहे, एक कोशिका है, इसमें 46 है, इसका डिवीजन हुआ है ना, तो ये अगर मियोसिस होगा तो इसमें 23 होगा, इसमें भी 23 होगा। अगर माइटोसिस हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारा इसमें भी 46 होगा, इसमें भी 46 होता है। माइटोसिस जो होता है हमारे शरीर के अंगों में बढ़ाने के लिए, जैसे हमारे हाथ पैर नाक मुंह माथा सारा शरीर में क्या होता है, माइटोसिस से कोशिका का विभाजन होता है। लेकिन हमारे जो शुक्राणु और अंडाणु गैमेट्स जो फॉर्मेशन होता है, या हम बोल सकते हैं जर्म सेल्स बोला जाता है उसको, उसका जो विभाजन होता है ना, तो हमेशा आधा हो जाता है। मतलब यहाँ पे 46 है तो यहाँ 23 होगा। अब बताओ कि 23 क्यों हुआ, क्योंकि यही एक गैमेट हो गया, मतलब ये सोचो अंडा शुक्राणु और ये अंडाणु है। जब इसका फ्यूजन होता है, मतलब निषेचन होगा, या हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये 23 मम्मी का और पापा का 23 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा जी, 46 हो जाएगा। तब ना ये बच्चा का है, बच्चा 46 होगा। तो अगर सोचो कि यहाँ पे अगर ज्यादा हो जाए या कम हो जाएगा तो बच्चा में कुछ ना कुछ कमी दिखेगा ना। एक अगर गुणसूत्र में भी कमी हो जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, जो आगे जेनेटिक्स में क्लास 10th में उतना नहीं है, लेकिन 12 में है। जैसे तुम्हारा डाउन सिंड्रोम या तुम्हारा टर्नर सिंड्रोम या काइलिन-फिल्टर सिंड्रोम वगैरह होगा, है ना। जो क्रोमोसोम में थोड़ा सा चेंजिंग होगा तो उसमें ये सारा चीज हो जाता है।
है ना। तो खैर ये आगे पढ़ोगे, बस इतना जान लो कि जो यूकैरियोटिक का कोशिका विभाजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होता है, ये माइटोसिस और मियोसिस से होता है ना। तो ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। थोड़ा सा हम इसका फिगर के साथ हम समझ जाएंगे, है ना, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस तरह का दिखता है और तुम्हारे यूकैरियोटिक का कोशिका कैसे दिखता है। सिंपल सी बात है, जितना भी प्रोकैरियोटिक कोशिका मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है ना, या प्रोकैरियोटिक जिस जीव का कोशिका प्रोकैरियोटिक होता है ना, जैसे ये प्रोकैरियोटिक कोशिका सिर्फ और सिर्फ मोनेरा किंगडम में होता है। अब मोनेरा किंगडम आर.एच. व्हिटेकर ने जितना भी जीव पाया जाता है ना पृथ्वी में, उसको 5 किंगडम में डिवाइड किया, है ना, 5 किंगडम बनाया। एक है तुम्हारा मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, है ना, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। तो इस आधार पे इसने 4-5 तरह का ये लिया, सेलुलर स्ट्रक्चर लिया, है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिया, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया, है ना, उसका रिप्रोडक्शन देखा, है ना, ये सारा चीज देख के इसने क्लासिफाई किया। तो इसने मोनेरा किंगडम में वैसे जीव को रखा जिसका कोशिका प्रोकैरियोटिक का हो, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला जीव को किस में रख दिया, मोनेरा में रख दिया, और बाद बाकी जितना भी है यूकैरियोटिक को उसको अलग रखा। लेकिन मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। समझ में आया सबको? कहीं दिक्कत इसमें से नहीं होना चाहिए। तो एक बार और थोड़ा सा समझ ले, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक ऐसा कोशिका हो जाता है जो छोटा आकार का होगा, यूकैरियोटिक बड़ा आकार का कोशिका होता है ना। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस के जगह न्यूक्लियोइड्स होता है, और न्यूक्लियोइड्स में कोई झिल्ली नहीं होता है ना, झिल्ली से घिरा हुआ न्यूक्लियोइड्स नहीं होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो झिल्ली से घिरा हुआ होता है ना। न्यूक्लियोइड्स में तुम्हारा क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और तुम्हारा न्यूक्लियस में क्या होता है, ये लीनियर डीएनए होता है। लीनियर मतलब लंबा वाला, है ना। तो समझ में आया? तो ये सारा चीज है। इसमें कोशिका अंगक नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, है ना, या कोशिका अंग एक चीज हम बोलना भूल गए, राइबोसोम, है ना। जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, इसमें राइबोसोम होता है 70S। अब 70S और 80S राइबोसोम क्या है, इस एस वगैरह, है ना, वो हम राइबोसोम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, है ना। वो सेडवर्ग माने सेडवर्ग कांस्टेंट बोला जाता है ना, नहीं तो ये सेडिमेंटेशन रेट भी बोल सकते हैं इसको एस से, है ना। तो ये आगे हम बताएंगे। खैर ये समझ में आ गया, तो चलो इसको नोट कर लो। चलो फिगर है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में, है ना। तो प्रोकैरियोटिक का जो कोशिका होता है इस तरह से होता है। इसमें क्या है कि न्यूक्लियोइड्स होता है, एक सर्कुलर डीएनए इसके अंदर होता है ना। डीएनए क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होगा, है ना। इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करना, प्रोटीन बनाना, है ना। आगे बताएंगे, फिर हम बोल रहे हैं जब राइबोसोम बताएंगे ना, जब डीएनए और आरएनए होता है, तो डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है ना। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम में बदलता है। कब, सेल डिवीजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, यही डीएनए कंडेंस होता है, गाढ़ा होता है, थक्का होता है, और ये क्या करता है, पास आ जाता है। उसका जो थ्रेड्स होता है, जाल होता है, वो पास आके किस में बदल जाता है, डीएनए में बदल जाता है ना। सॉरी डीएनए बोल रहा हूं, क्रोमोसोम में बदल जाता है। डीएनए किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम में बदल जाता है। ये क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। सोचो इस क्रोमोसोम को थोड़ा सा ओपन करोगे, हम बताएंगे उस टाइम, तो क्या होगा, डीएनए होगा। उसको और ये करोगे ना, तो उसको बोलेंगे एक फ्रैगमेंट को, एक टुकड़ा का हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। उसी में माँ बाप का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसी किस में होता है, डीएनए में होता है या जीन्स में होता है। एक बात बताओ, अच्छा बताओ कि जो माँ से या बाप से जाता है, पापा से माने जो पिताजी से या मम्मी से जो जीन्स जाता है, सॉरी जीन्स नहीं, मतलब सोचो कि कोशिका जाता है। अब ये कोशिका, आंख यहां होगा, मुंह यहां होगा, नाक यहां होगा, कैसे पता, बोलो कि नाक यही बनना है, तो कैसे नाक यहां बन गया, दूसरे जगह भी तो बन सकता है, तो सोचो यहां बन जाता या हाथ में बन जाता नाक, लेकिन नहीं बन रहा है ना। हाथ यहीं पे है, पेट में नहीं हाथ है ना, दांत यहीं है, पेट में अगर दांत होता तो डायरेक्टली यहीं से पेट से ही खाना खा लेना पड़ता है ना।
तो समझ में आया। तो इसी तरह से यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन माँ बाप का बच्चों में जाता है, और वो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा को नाक हाथ कहाँ होना है या मुंह कहाँ होना है, ये इंसान का ही बच्चा होगा। ये कैसे? वही जीन्स, वही जेनेटिक मटेरियल, वही डीएनए में उस माँ बाप का गुण होता है जो बच्चे में जाता है, और बच्चे में भी वही नाक, वही हाथ, वही कान, वही सारा चीज जहां जिसको होना चाहिए वहां होता है। अगर सोचो नहीं होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं जाता है, तो कोशिका तो गया, फर्टिलाइज किया, बच्चा का हाथ ही नहीं हुआ, माथा ही नहीं हुआ, है ना, तो कैसा होता है ना। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाता है, माँ बाप का गुण जाता है बच्चों में, है ना, तब जाके उसका हाथ पैर या बच्चे माँ बाप जैसा दिखता है, या कुछ उसका जो सोचो कि अगर हम इतना पढ़ा रहे है ना, पढ़ा रहे ना, तो सोचो ए वाला गुण अगर मेरे जीन्स में चला जाता तो कितना अच्छा होता है। मेरा बच्चा रेडीमेड बन जाता है, उसी तरह नईम सर जैसा बन जाता है मेरा बच्चा भी, है ना, बन जाता है ना जी। वो पैदा होते ही तुम लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर देती मेरी बेटी, है ना, नईम सर को हटाइए, उसकी बेटी से पढ़ेंगे, है ना, छोटी सी है, बात भी करना स्टार्ट नहीं की, और वो तुम लोग को सोचो बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर चल जाए तो अच्छी बात है ना, लेकिन होता है ऐसे नहीं है। वो सारा मेरे ब्रेन पे ही है, मेरा जो सेल्स के न्यूक्लियस या डीएनए में नहीं गया है ना। अगर चला जाता तो अच्छा होता है। तो वो छोड़ो, यहाँ पे जो होता है ना, इसका आउटर वॉल को कैप्सूल बोला जाता है, नहीं तो ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है। जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे या सेल बाउंड्री पढ़ाएंगे, ऐसे तो 9th में नहीं है, है ना, 11th में जो होता है ना, उसका जो आउटर मेम्ब्रेन, सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसे ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है, जो बैक्टीरिया का बना हुआ होता है ना। उसके बाद सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है ना जी। और उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोइड्स होता है, जो अभी बोले कि वो क्या होता है, डीएनए से होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम क्या करता है कि तुम्हारा राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ये आरएनए आगे बताएंगे फिर कि ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए जब बनेगा तो हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अगर हम आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, है ना, तो प्रोटीन बनने का प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो कैसे बनता है, हम राइबोसोम पढ़ाएंगे, और नहीं तो हम न्यूक्लियस पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा हम प्रोटीन बनाने वाला जो काम है वो हम थोड़ा सा बताएंगे, है ना। तो आगे के लिए रहने दो। राइबोसोम जो होता है वो 70S का होता है इसमें, और इसमें एक फ्लैजिलम होता है जो उस सेल, क्योंकि यूनिसेलुलर होता है ना बैक्टीरिया वगैरह, तो उसको तो गति करना है, उसको इधर उधर जाना है, तुम्हारे घर भी जाना है, तुम्हारे मुंह तक भी पहुंचना है, तुम्हारे पेट के अंदर भी जाके बीमारी भी फैलाना है। तो वो कैसे जाएगा, उसके पास हाथ पैर नहीं रहेगा तो जा पाएगा, है ना। तो वो चल के जाता है या पानी के थ्रू या कहीं मूवमेंट करता है, तो ये फ्लैजिला के द्वारा होता है। 2 प्रकार का जो होता है ना, तुम्हारा क्या करता है, माने मोटाइल या मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो यूनिसेलुलर को एक फ्लैजिला होता है, और एक क्या होता है, सीलिया होता है ना। तो आगे हम बताएंगे, बस इतना जान लो। ये प्रोकैरियोटिक के बारे में था। अभी यूकैरियोटिक में क्या होता है, उसका जो यूकैरियोटिक 2 प्रकार का कोशिका होता है। एक होता है माने जंतु कोशिका, या हम बोल सकते हैं एनिमल सेल्स, और दूसरा होता है प्लांट सेल। तो ये हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बताए, है ना। प्लांट सेल में क्या होता है, एक ज्यादा होता है क्या, झिल्ली होता है। बाहर वाला झिल्ली को हम क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे। अंदर वाला झिल्ली को क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे, है ना। इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स होता है। ये सारा देखो, इसमें सारा चीज दिख रहा है कि सारा ऑर्गेनेल दिख रहा है, लेकिन उसमें दिख रहा है कुछ, यही है कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, झिल्ली से घिरा हुआ। ये सारा क्या है, कोशिका अंगक होता है। लेकिन ये कोशिका अंगक नहीं है, वैक्यूल्स को नहीं बोलेंगे, आगे बताएंगे, है ना। बाद बाकी जितना ये सारा चीज है ना, ये वैक्यूल्स है, सॉरी कोशिका अंगक है ना। ठीक है, तो ये है इसका फिगर। तो तुम लोग इसको उतार, सबको ही घर जाके अच्छे से देखना, वीडियो को जरूर देखोगे, है ना। और क्या करना है, तुम लोग का जो काम है वो करते रहना। लाइक करना तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और शेयर भी कर देना, है ना जी, है ना। तो इससे क्या होगा कि हम और भी अच्छा वीडियो बनाएंगे। कोशिश मेरा जारी रहेगा कि अच्छे से तुम लोग को समझाए और अच्छे से तुम लोग के लिए वीडियो बनाए, है ना जी। तो शेयर करोगे या सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना।